Hello, everyone. Most of the time, question may arise in your mind कि what is FIR? FIR क्या होती है? FIR किस तरह लॉन्च होती है, क्यों होती है और कौन कर सकता है? आज इन क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दूंगा और डिस्कस करूंगा कि FIR होती क्या है। जनरली जब कहीं भी कोई ऑफेंस होता है तो सबसे पहले जो वर्ड विच यू कम टू नो दैट इज FIR। FIR कब होती है? जब कभी भी कहीं पे ऑफेंस होता है। तो ये ऑफेंस होता क्या है? व्हाट इज ऑफेंस? ऑफेंस जनरली हम उसको कहते हैं, ऑफेंस मतलब हिंदी में बोले तो हम इसको अपराध बोलते हैं। ऑफेंस का अर्थ है अ ब्रीच ऑफ अ लॉ और रूल और एन इलीगल एक्ट। जब आप किसी कानून को तोड़ते हो या किसी रूल नियम को तोड़ते हो या कोई आप इलीगल एक्ट करते हो। अब देखिए, ब्रीच ऑफ लॉ का एग्जांपल दूं मैं। अब हमारे देश में कानून है कि आप किसी का भी किसी मतलब किसी आदमी का अपराध, किसी आदमी को मारना अपराध है, किसी आदमी के घर में चोरी करना अपराध है, या किसी का अपहरण करना अपराध है। मतलब मर्डर, थेफ्ट और अबडक्शन, ऑल दीज आर ऑफेंस। अगर आप ये करते हो तो यू आर ब्रीचिंग द लॉ एंड रूल और इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट जैसे आपका आप कोई भांग बेचते हो, एनडीपीएस मतलब कोई आप साइक्रोटॉपिक सब्सटेंसेस, नार्कोटिक साइक्रोटॉपिक सब्सटेंसेस लाइक कोकीन, अगर इस तरह का कोई एक्ट करते हो, या आप गैम्बलिंग करते हो, या आप जुआ खेलते हो, मतलब सेम थिंग। जो भी आप इलीगल एक्ट अगर कोई करते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो दैट इज योर, देन इट इज अमाउंट टू ऑफेंस। जनरली ऑफेंस की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, but I'm just giving you a little brief and concise definition. Now, offense जो है वो जनरली दो टाइप का होता है। ऑफेंस आपका, ऑफेंस में फर्स्ट इज योर कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड सेकंड वन इज योर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर, अगर मैं छोटा सा अगर बोलूं तो आप जैसे एक एज ए लेमैन अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आपके छोटे मतलब जो सीरियस नेचर के होते हैं वो उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको मतलब ध्यान में रखनी है, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस इसमें आपका पुलिस को बहुत ही वास्ट पावर होती है। द मोमेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो पुलिस जो है किसी को भी, अगर पुलिस को सस्पेक्ट है कि इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। पुलिस को पावर है इसमें इन्वेस्टिगेट कैरी आउट करने की, इनिशिएट करने की विदाउट द परमिशन ऑफ द कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन मजिस्ट्रेट। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस ही सर्वशरी बन जाती है, मतलब पुलिस के पास पूरी पावर होती है विदाउट किसी की परमिशन लिए हुए। वो आप जो है इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है और किसी को भी जो सस्पेक्टेड है, जिसके विद ड्यू क्योर एंड क्योशन के साथ, अगर उसको रीजनेबल डाउट है कि ही इज द पर्सन, he is committed the cognizable offense, then police can arrest that person. Now, examples of the cognizable offenses like murder, rape, dowry death, kidnapping, theft, criminal breach of a trust, unnatural offenses. These all are the example of the cognizable offenses. अब cognizable offense जो है वो रिकॉर्ड कहाँ होती है? जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी धारा 154, section 154 of the criminal procedure code provides that under a cognizable offense or a case, the police has to receive the first information report relating to the cognizable offense, which can be obtained without the magistrate permission, and enter it in the general diary to immediately start the investigation and FIR sets the criminal law in motion. सीधी सी बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि पुलिस को जो है 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 154 धारा के तहत जो है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाने की, तो वो जो है
आप जो इनकी डेली पुलिस के पास जनरल डायरी होती है या डेली डायरी डीडीआर जो बोलते हैं ना, डेली डायरी रिपोर्ट, उसमें वो रिकॉर्ड करेगी और जो है इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी। और अगर सस्पेक्ट होता है तो इनकॉग्निजेबल केस में पुलिस को, मतलब कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल जो बोल रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल? कॉग्निजेंस लेने की बात आती है। कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने की बात कर रहे हैं। दैट इज योर कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस हैज अ कॉग्निजेंस, पुलिस कैन टेक सू मोटो इज कॉग्निजेंस पुलिस ऑफिसर एंड ही कैन इनिशिएट the investigation on his behalf. This is all about the cognizable offense. Generally, the cognizable offense are a very serious nature, and the punishment, all the offenses in which punishment is more than three year or more than 3 year, then all these offenses are cognizable offense, and the cognizable offense is listed in the schedule first of the criminal procedure code. Now the second one is your non cognizable offense. अब ये non cognizable offense क्या होता है? ये थोड़े नॉन सीरियस नेचर के आगे। इसमें पुलिस को जो है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस को जो है इसमें कंसर्न मैजिस्ट्रेट की जो है परमिशन लेनी पड़ती है। अगर नॉन कोग्निजेबल केस में पुलिस जो है विदाउट परमिशन ऑफ द कंसर्न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये जो है बिटिएट करती है उनकी इन्वेस्टिगेशन को, ये और ये जो है इट्स नॉट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा फॉल्ट भी हो सकता है। अब नॉन कोग्निजेबल केस आपके वो जनरली वो हैं जिनमें जी 3 साल से कम की सजा होती है। अब जैसे आपको एग्जांपल दूं, असॉल्ट हो गया, चीटिंग कर ली, फॉर्जरी कर ली, डिफेमेशन हो गया। और सेक्शन 155 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये इसके बारे में बात करता है। जब भी आपकी, अब हम जनरली जो पर्सपेक्टिव है कि जो भी कोई ऑफेंस हो गया एफआईआर रिकॉर्ड हो गई, नहीं, एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होती है, बट नॉन कॉग्निजेबल केस की एनसीआर होती है, जो कि 155 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जो कि एनसीआर में 155 में रिकॉर्ड होती है। जैसे ही इसको रिकॉर्ड करते हैं तो इसका जो है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है? मैजिस्ट्रेट को दी जाती है। और मैजिस्ट्रेट को अगर ठीक लगे कि नहीं, हाँ, इसके बारे में आगे कार्रवाई करनी चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो परमिशन देता है किसको? पुलिस ऑफिसर को, टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, यस यू कैन प्रोसीड आउट। तो उसके बाद जो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कोई भी प्रोसीडिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं हो सकती। Under the non-cognizable offense case, in order to start the investigation, it is important to police officer to obtain a permission from the magistrate. This is all about the types of the offenses which is listed in the code of criminal procedure. One is your cognizable offense, the one is your non-cognizable offense. एक हो गया आपका cognizable और एक हो गया आपका non-cognizable offense. Now, अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है? जनरली एफआईआर जो मैंने बोला कि धारा 154 के तहत आपकी रिकॉर्ड होती है। इसमें आपका जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो इसमें एफआईआर जो है रिकॉर्ड होती है। अब इसमें दे कौन सकता है? एग्रीव्ड पर्सन दे सकता है, ये कोई और पर्सन, अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन टू द कमीशन ऑफ एन अलेज्ड ऑफेंस। मतलब जो जिसको इसके बारे में नॉलेज है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। और जैसे ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, पुलिस जो है विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द कंसर्न जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट, पुलिस कैन प्रोसीड। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ इसमें, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि जब पर्सन जो उसको नॉलेज, मतलब जिसके साथ हुआ वही दे सकता है या उसके रिलेटिव दे सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट is the information by whomsoever given, कोई भी दे सकता है to the officer in charge of police station। और इसमें जो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है वो इसमें वो उसको रिकॉर्ड करेगा और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जो है उस ऑफेंस में कमेंस करेगा। एवरी पर्सन हैज अ ड्यूटी टू इन्फॉर्म द एंड once the FIR is recorded, अगर एक बार अगर आपकी FIR रिकॉर्ड हो गई तो उसके बाद whatever the statement recorded after the commencement of the investigation, तो वो उसको जो है FIR नहीं माना जाता है।
और इट में पॉसिबल कि एफआईआर में डिले हो जाए, तो भी अगर जो डिले है अगर आपका, जैसे अगर आपने काफी टाइम बाद अगर एफआईआर रिकॉर्ड की पर आपके पास जस्टिफाइड रीजन है कि आप बीमार हो गए या सामाजिक कुछ ऐसे, जैसे सपोज कहीं पे मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर किसी का रेप हुआ है, अगर उसने डर के मारे सामाजिक दबाव के कारण कई लंबे समय तक अगर उसने इसके बारे में पुलिस को नहीं बताया बट बाद में बताया, तो ये जो डिले है, ये कुछ डिले जो जस्टिफाइड होते हैं तो भी आपकी एफआईआर रिकॉर्ड की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर डिले हो गया तो एफआईआर रिकॉर्ड नहीं होगी, बट वो जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए। अब एफआईआर जो है, इट इज द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन राइटिंग, या तो राइटिंग में दे सकते हैं इसको, या इफ रिड्यूस टू राइटिंग व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑरली, अगर ऑरली दी जाए तो इसको जो है राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा, और जो इंफॉर्मेंट है, जो इंफॉर्मेशन देगा वो जो है उसमें साइन करता है। अब इसमें द इंफॉर्मेशन एज टेकन डाउन इन राइटिंग शैल बी, और जब भी आपकी देखो, जब भी एफआईआर होती है, जब भी कोई एफआईआर करवाता है तो उसको जो है उस एफआईआर के पूरे एक एक कंटेंट जो है उसको पढ़ के सुनाए जाते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है कि नहीं है, और the substance of the information shall then be entered by the police officer in call the station, और उसके बाद जो है वो एक धारा 154(1) के तहत जो है वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, पुलिस में जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसमें देखो ना, कुछ एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एफआईआर में बताने के लिए, कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें कि पुलिस ऑफिसर को देन सच जिनमें कि पुलिस ऑफिस को थोड़ा बात ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि ये ऑफेंसेस हैं आपके कि जैसे आपके 326A, ये आपके वीमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। इन ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को जो ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है तो इसमें जो है वीमेन ऑफिसर रिकॉर्ड करती है, मतलब लेडीज के अगेंस्ट कभी ऑफेंस होता है तो लेडीज पुलिस वाले ही उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। मतलब अगर इस संसार में अगर किसी इस अगर कोई ऑफेंस होता है किसी लेडीज के अगेंस्ट, तो इट इज बेटर कि वो उसको बिना डरे पुलिस में जाना चाहिए और अपने बारे में एफआईआर जो है लॉन्च करनी चाहिए, सो दैट द accused be punished as soon as possible. Now let me tell you and explain regarding the FIR कैसे लॉन्च, FIR का एक सैंपल, जैसे कि FIR दिखती कैसी है, ये है देखिए धारा 154, सॉरी धारा 154 के तहत जो है देखिए सीआरपीसी के ये दर्ज की गई है। और सपोज देखिए ये कहीं पे कोई ऑफेंस हुआ है, ये देखिए ये आपके ऑफेंस की डिटेल होती है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है धारा 20 के तहत जो है ये ऑफेंस हुआ है। इसमें देखिए पूरी डिटेल दी जाती है, एफआईआर कैसे पढ़े मैं आपको बता रहा हूँ। संडे को हुआ था, देखिए पूरा टाइम दिया जाता है, देखिए एंट्री, ये देखिए आपका जनरल डायरी रेफरेंस की रोज नामचा में आपकी ये एंट्री 45 है, और एड्रेस, ये देखिए पूरा एड्रेस दिया जाता है, प्लेस ऑफ द कहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है, ये कंप्लेनेंट जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में दिया जाता है, और अक्यूज्ड के बारे में पीछे दिया जाता है कि कंप्लेनेंट कौन था, इसके बारे में था, ये पूरी डिटेल दी जाती है। अब जब कंप्लेनेंट ने जब इंफॉर्मेशन दी, उसको जब रिकॉर्ड कर लिया, तो रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या घटनास्थल में क्या चीज हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी जाती है। ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है आपका। जैसे कहीं पे किसी का मर्डर हो जाता है तो किसने फोन किया, कब फोन किया, किसका मर्डर हुआ है, ये छोटी छोटी सारी बातें। जब भी आप एफआईआर लॉन्च करते हो या आपके अगेंस्ट कभी एफआईआर लॉन्च होती है, तो जो एफआईआर की कॉपी है उसको सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़िए और देखिए कि आपके खिलाफ कौन से ऑफेंस बना रहे हैं, क्या वो झूठे हैं या नहीं है। अगर झूठे हैं तो वो आप जो है बिना निचली अदालत में केस लड़े, आप जो है उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट में, अपनी स्टेट के हाई कोर्ट में जो है उसके खिलाफ जो है अर्जी दायर कर सकते हो और क्वैश हो सकती है। जो इसके बारे में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी ऑन व्हिच द हाई कोर्ट हैज अ पावर टू क्वैश द एफआईआर, एंड अगर झूठा है तो वो क्रैक क्वैश हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एफआईआर,
And one more thing, one more video I will upload after this video, that if any person who is refused by the police ki FIR cannot be recorded, and then what is the alternate he have. So please, thank you for watching, like, subscribe and share.